हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज, सेक्टर 6 भिलाई। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस। सी फंक्शंस, वी कैन डिवाइड लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। यहाँ पे हम लोग किसी भी लार्ज प्रोग्राम को किसी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय curly braces. A function can be multiple times to provide reusability and modularity to the C program. यहाँ पे हम लोग फंक्शंस क्रिएट करके हम लोग उस फंक्शंस को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं और इससे हमको कोड की रीयूजेबिलिटी हम लोग को मिलती है। साथ में हम लोग को मॉड्यूलरिटी भी यहाँ पे देखने मिलती है। हम लोग किसी भी प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस मॉड्यूल्स को हम लोग जब चाहे तब रीयूज़ करके उसको जितने भी बार हम लोग कॉल करके उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग कोड एक बार लिखते हैं और उसको बार बार एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट फंक्शन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट्स ए प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग जैसे कि मेन फंक्शन हमने मेन फंक्शन बनाया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बहुत सारे बना सकते हैं। द फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर और सब रूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोसीजर और सब रूटीन भी फंक्शन को बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि फंक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। There are following advantages in C functions. By using C function, we can avoid rewriting same logic code again and again in a program. फंक्शंस अगर हम लोग बना लेंगे तो हम लोग को बार बार सेम कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और वहाँ पे हम लोग उस सेम लॉजिक को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम एंड from any place in a program. We can call C function any number of times. मतलब हम लोग यहाँ पे कितने भी बार उस C फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं विद इन अ प्रोग्राम। हम लोग उस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आते हैं। नेक्स्ट, वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। हम लोग अगर फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इजीली ट्रैक कर पाते हैं अपने सी प्रोग्राम को। रीयूजेबिलिटी इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। रीयूजेबिलिटी जो होता है वो मेन अचीवमेंट होता है सी फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उस मॉड्यूल्स को हम लोग कितने बार भी चाहे कॉल करके उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। However, फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेड इन ए सी प्रोग्राम। फंक्शन कॉलिंग जो होता है वो सबसे मेन चैलेंज होता है यहाँ पे कि हम लोग उस फंक्शन को कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस थे फंक्शंस के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंक्शन एस्पेक्ट्स। यहाँ पे हम लोग फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें, जब भी हम लोग एक फंक्शन की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए सी फंक्शन। फर्स्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन। ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। जब भी हम लोग कोई फंक्शन ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपाइलर को बताता है कि हम एक फंक्शन जिसका एक फंक्शन नेम है, उसमें फंक्शन पैरामीटर्स है और उसका एक रिटर्न टाइप है। तो वहाँ पे हम लोग एक सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। हम इस सिग्नेचर का फंक्शन आगे हम लोग इस प्रोग्राम में बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हम लोग वॉइड मेन जो मेन फंक्शन है हमारा उसके पहले करते हैं। सेकेंड है यहाँ पे फंक्शन कॉल। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फंक्शन को हम कभी भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड द फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट
जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं इस फंक्शन को उस समय और जब हम लोग इसको कॉल करते हैं, दोनों फंक्शन में हम लोग के पैरामीटर लिस्ट जो है वो सेम होने चाहिए. वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन. हम लोग यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पैरामीटर पास करते हैं जो कि हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय देंगे. थर्ड आता है यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन. It contains the actual statement which are to be executed. It is the most important aspect to which the control comes when the function is called. Here, we must notice that only one value can be returned from the function. यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्चुअल स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं हमारे, या फिर जो भी हमारे लॉजिक्स है, वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है वो हम लोग उसके अंदर डालते हैं. इससे क्या होगा कि हम लोग उस फंक्शन को बेटर यूज़ कर पाएंगे. अगर हम लोग को सेम कोड अगर बार बार लिखना है तो हम लोग उसका फंक्शन बना लेंगे और सिर्फ वहाँ पे पैरामीटर्स पास करके या फिर उस फंक्शन को कॉल करके हम लोग उस फंक्शन के कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग जितने भी बिजनेस लॉजिक्स होंगे या फिर जो एक्चुअल स्टेटमेंट जो हमारे एग्जीक्यूट होने वाले हम लोग उसको मेंशन करेंगे. तो ये फंक्शन एस्पेक्ट्स थे. फंक्शन डिक्लेरेशन जो हम लोग मेन के बाहर में करते हैं. देन आता है फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम लोग को डिफाइन करना होता है. देन उसके बाद आता है फंक्शन कॉल. उस फंक्शन को हम कॉल करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके सिंटैक्स. फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप. देन उसके बाद लिखते हैं फंक्शन नेम. देन उसके बाद लिखते हैं आर्गुमेंट लिस्ट. सेकंड है फंक्शन कॉल. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम. देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं आर्गुमेंट लिस्ट. थर्ड आता है फंक्शन डेफिनेशन. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप. देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम. देन उसके बाद लिखते हैं आर्गुमेंट लिस्ट. और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग फंक्शन की बॉडी लिखते हैं या फिर जो हम लोग को एक्चुअल स्टेटमेंट्स जो हम लोग को एग्जीक्यूट करवाने वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. तो ये तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं सी फंक्शंस के. फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देखते हैं कैसे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हम लोग ने लिखा रिटर्न टाइप. देन उसके बाद लिखा फंक्शन नेम. देन उसके बाद लिखा डेटा टाइप पैरामीटर. हम लोग यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट देंगे और यहाँ पे डेटा टाइप के साथ जैसा हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे पैरामीटर्स में भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को ही डिक्लेयर करते हैं. और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम लोग कोड एग्जीक्यूट करेंगे. जो भी हमारा लॉजिक होगा वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देंगे. देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शन. सेकंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. सबसे पहले देखते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं. लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल्स सच एज scanf, printf, getS, putS, seal, floor एक्सेट्रा. लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो हम लोग को पहले से सी कंपाइलर द्वारा मिले होते हैं. लाइक हम लोग यहाँ पे printf, scanf यूज़ करते हैं, getS, putS यूज़ करते हैं. ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. कई बुक्स में आप लोग को लाइब्रेरी फंक्शंस ना बोल के प्री डिफाइंड फंक्शन बोला होगा या फिर इन बिल्ड फंक्शंस भी इसको बोलते हैं, जो कि सी कंपाइलर के साथ हम लोग को फ्रीली अवेलेबल होता है. हम लोग इसको यूज़ करते हैं और हम लोग अपने प्रोग्राम्स में सक्सेसफुली इसको रन करते हैं. सेकंड होता है जो लाइब्रेरी फंक्शन मतलब पहले से नहीं मिला होता है हम लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं या फिर जो प्रोग्रामर होगा या फिर जो यूज़र होगा वो खुद से बनाएगा. उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर सो दैट ही शी कैन यूज इट मैनी टाइम्स. It reduces the complexity of a big program and optimizes the code. हम लोग यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होता है वो सी प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है. साथ में उस फंक्शन को हम कितने भी बार उसको यूज़ कर सकते हैं,
कितने बार भी उसको कॉल कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है, किसी भी प्रोग्राम को जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसको कम करेगा और कोड को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है रिटर्न वैल्यू। हम लोग ने एस्पेक्ट्स में देखा कि वहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, साथ में एक होता है रिटर्न वैल्यू। A C function may or may not return a value from the function. If you don't have return any value from the function, use void for the return type. अगर मान के चलिए कोई फंक्शन है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग उसका वहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। अगर वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे void हम लोग मेंशन करेंगे। void इज ए एम्प्टी डेटा टाइप, मतलब वो एक ऐसा डेटा टाइप है जो एम्प्टी वैल्यू या फिर ज़ीरो वैल्यू को सपोर्ट करता है। मीन्स जब भी कोई फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस केस पे हम लोग यहाँ पे void लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है void hello, ये हमारा एक फंक्शन है। void मीन्स इसका रिटर्न टाइप है, hello मीन्स यहाँ पे फंक्शन नेम है, और यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट लिस्ट यहाँ पे लिए हैं। जब उसको जिस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग ने दे दिया प्रिंट एफ हेलो सी, यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट्स अभी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सी प्रोग्रामिंग में जितने भी फंक्शंस बनेंगे वो हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता है। अगर और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे लाइक पाइथन, तो ये सारे मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न करते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग जो है बेसिक प्रोग्रामिंग है तो हमेशा इसमें फंक्शन जो है सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो फंक्शन में ऑप्शनल होता है कि हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू रिटर्न करें तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो हम लोग नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल विथ रिटर्न वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे ले लिए इंट गेट, गेट हमारा फंक्शन है और यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने दे दिया इंट, और इसके अंदर हमने दिया है यहाँ पे रिटर्न 10, वैल्यू 10 रिटर्न कर रहा है। 10 का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं, रिटर्न टाइप में इंटीजर दे दिए। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो वैल्यू 10 रिटर्न कर रहे हैं उसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो हम लोग को जब भी अगर कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो हम लोग को इसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना होगा एज ए रिटर्न डेटा टाइप। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे फ्लोट गेट रिटर्न 10.2, यहाँ 10.2 जो डेटा है वो वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन किए है फ्लोट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं फंक्शन से। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग करने के कितने तरीके होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ए फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कोई भी फंक्शन जो होता है वो आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मीन्स उसमें ज़ीरो आर्गूमेंट भी हो सकते हैं और मल्टीपल आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉल्स। 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फंक्शन कॉल्स में। यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब होगा फंक्शन कोई भी आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, साथ में कोई भी वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है। फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब होगा फंक्शन कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, साथ में कोई भी वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फोर्थ है फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन जो है आर्गूमेंट एक्सेप्ट करेगा बट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
नेक्स्ट है फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्गूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, साथ में वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फंक्शन कॉलिंग के लिए। तो हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया है फंक्शन को, वॉइड प्रिंट नेम। यहाँ पे हम लोग ने नेम को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा वॉइड मेन, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट हेलो किया है, उसके बाद प्रिंट नेम यहाँ पे कॉल किया है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, इस प्रिंट नेम नाम के फंक्शन पे चले जाएगा। और यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ साई कॉलेज। तो यहाँ पे साई कॉलेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है, ना कोई यहाँ पे पैरामीटर है। पैरामीटर भी नहीं है, मतलब मीन्स नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो वॉइड मेन के अंदर में क्या क्या है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, तो हेलो प्रिंट होगा। यहाँ पे हम लोग आउटपुट में देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो चुका है। देन उसका प्रिंट नेम कॉल हुआ है, प्रिंट नेम के अंदर साई कॉलेज प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे साई कॉलेज मीन्स टोटल हम लोग आउटपुट में मिल जाएगा हेलो साई कॉलेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वॉइड मेन में आ जाता है। उसके पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए इंट सम। सम नाम का एक फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप जो है एज ए रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई हमने किया है। मेन मेथड के अंदर आते हैं, मेन फंक्शन के अंदर में आते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट रिजल्ट। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ एक मैसेज प्रिंट किया, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। देन उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू सम, सम जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल किया गया। इसको हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं, उसके पहले हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फंक्शन डेफिनेशन पे। इंट सम, यहाँ पे हम लोग ने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंट ए कॉमा बी। हम लोग यहाँ पे दिया है प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, मैसेज प्रिंट करेगा एंटर 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर को एंटर करना है, ए और बी। रिटर्न यहाँ पे हम लोग को कर रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ से रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने डेटा टाइप भी स्पेसिफाई किया है एज ए रिटर्न डेटा टाइप। और जैसे ही ये रिटर्न करेगा, यहाँ पे सम की वैल्यू होगी, लाइक यहाँ अगर मान के चलिए 10 और 20 हमने एंटर किया है, तो सम की वैल्यू हम लोग को 30 मिलेगी, जो कि यहाँ से रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। और ये हम लोग को किसी वेरिएबल पे असाइन करना होता है, तभी हम लोग उस वैल्यू को यूज़ कर पाएंगे। तो हमने इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे असाइन कर दिया, जो कि हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। ये भी इंटीजर डेटा टाइप ही होना चाहिए, जो कि रिटर्न जो वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल रही है वो भी इंटीजर डेटा टाइप की ही है। तो यहाँ पे हम लोग को सम कॉल किए हैं, और यहाँ से हम लोग को रिजल्ट में जो उसकी रिटर्न वैल्यू वो हम लोग को मिल रही है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, सबसे पहला आएगा गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर। यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया 10 और 24, 10 और 24 एंटर किया। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू 10 है और 24 है, 10 + 24 = 34, 34 वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। और यहाँ से रिटर्न करेगा तो कैच किस में होगा, रिजल्ट में कैच होगा, और यहाँ पे असाइन हो जाएगा रिजल्ट में। और यहाँ रिजल्ट की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, द सम इज 34। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा यहाँ पे फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट बट विथ रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है, लेकिन कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट्स पास करेंगे, लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाया वॉइड सम इंट कॉमा इंट। हम लोग यहाँ 2 आर्गूमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, 2 आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे, वॉइड सम इंट ए इंट बी।
यहाँ पे इंटीजर हमने स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। दोनों का डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होगा। देन यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं द सम इज %d और यहाँ a+b। ए और बी में जो भी वैल्यू एक्सेप्ट होगी दोनों को ऐड करेगा और यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। देन हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट ए बी कॉमा रिजल्ट हमने 3 वेरिएबल बना लिया है और यहाँ पे हम लोग मैसेज प्रिंट कर रहे हैं गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, जो हमें बता रहे हैं कि हम अब 2 नंबर को सम करने जा रहे हैं। प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, स्कैन एफ यहाँ ए और बी में हम लोग वैल्यू एंटर कर लेंगे और ये वैल्यू हम लोग सम में पास कर देंगे। जब हम लोग सम को कॉल किए हैं, सम हमारा फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसको हमने बनाया है और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हमने लिया है ए और बी। जो भी हम लोग यहाँ से वैल्यू एंटर करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ने 10 एंटर किया और 24 एंटर किया। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 24। 10 और 24 किस में पास हो जाएगा? इस सम में पास हो जाएगा। यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है? 10 है। बी की वैल्यू क्या हो गई? 24 हो गई। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 24 इक्वल टू 34 यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करके मिलेगा। और यहाँ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो पूरा हमारा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ये पैरामीटर होता है एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ पे जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वहाँ पे कोई भी हम लोग पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉलिंग के समय हम लोग जो पैरामीटर वहाँ पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें होती है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों। वाइवा में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ फंक्शन एक्सपेक्ट है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हम लोग फंक्शन में आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे, साथ में वैल्यू को भी रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था सेम वहाँ पे है, सेम चीज़ है। यहाँ पे हम बस सम इंट ए इंट बी यहाँ पे लिए और यहाँ वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे। इंट ए बी रिजल्ट प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे हमने प्रिंट किया एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर हमें एंटर करना है। यहाँ पे वैल्यू हमने एंटर कर लिया 10 और 20। दोनों का अगर सम करेंगे तो 30 वैल्यू आएगी। हमने सम नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हमने लिया है। जो यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं वो होगा एक्चुअल पैरामीटर। ये एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल वैल्यू जब हम लोग पास करते हैं उसी को बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे और ये एक्चुअल पैरामीटर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। इंट ए में आ जाएगा 10, बी में आ जाएगा 20 और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वैल्यू रिटर्न होगी a प्लस बी करके। तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20। तो यहाँ से वैल्यू जो 30 है वो रिटर्न होगी और यहाँ पे इस सम a कॉमा b की वैल्यू है 30। ये 30 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी? इस रिजल्ट में असाइन हो जाएगी। और लास्ट में हम इसको प्रिंट कर रहे हैं द सम इज %d कॉमा रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। यहाँ पे 10 और 20 हमने एंटर किया, देन उसका सम इज 30। इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप के डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग एस्पेक्ट्स हमने देखा, जिसमें हम लोग फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू हमने देखा। वैसे ही हमने 4 यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग एस्पेक्ट्स हमने देखा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी।
There are two methods to pass the data into function in a C language, call by value and call by reference. यहाँ पे हम लोग अगर किसी वैल्यू को पास करने की बात करें तो हम लोग यहाँ पे दो टाइप के मेथड यूज़ करते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू में जो होगा एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस यहाँ पास करेंगे. फर्स्ट आता है यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू. इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर. जो हमने एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स की बात की थी, जो एक्चुअल पैरामीटर होगा जहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे. एक्चुअल पैरामीटर जो होगा वो कॉपी होगा फॉर्मल पैरामीटर में. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड. जो वेरिएबल की वैल्यू होगी अगर वो हम लोग पास करते हैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल पे तो वो कॉल बाय वैल्यू मेथड होगा. हम लोग वहाँ पे या तो वेरिएबल से पास करते हैं या तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी वहाँ पे दे सकते हैं. तो अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू अगर दे रहे हैं तब हम लोग इस मेथड को बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू. In call by value method, we cannot modify the value of the actual parameter by the formal parameter. हम लोग यहाँ पे call by value method अगर यूज़ करें तो we cannot modify the value of actual parameter. जब अगर फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम अगर कोई भी पैरामीटर्स दे रहे हैं अगर उसकी वैल्यूज़ को हमें चेंज करना तो हम नहीं कर पाएंगे. We cannot modify. In call by value different memory is allocated for actual and formal parameter since the value of actual parameter is copied into the formal parameter. यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर होगा और फॉर्मल पैरामीटर होगा दोनों के मेमोरी एलोकेशन अलग अलग होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके जो वैल्यूज़ हैं वो कॉपी होंगी. वैल्यूज़ कॉपी होंगी एक्चुअल टू फॉर्मल. दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग होंगे, दोनों की मेमोरी अलोकेशन भी अलग अलग होंगे. द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल वेयर एज फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन. तो यहाँ पे फंक्शन कॉल के समय पे जो हम लोग यहाँ पैरामीटर पास करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के समय पे करते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कॉल बाय वैल्यू का. यहाँ पे हम लोग लिखा वॉइड चेंज इंट नम. यहाँ पे हम लोग ने एक डिफाइन किया है फंक्शन को. यहाँ पे हम लोग लिखा प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम डी नंबर इक्वल टू नम प्लस 100. प्रिंट एफ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम % डी. यहाँ ना तो हम लोग एक बिफोर एडिंग 100 और आफ्टर एडिंग 100 यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे पास किया हुआ है एक पैरामीटर. यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मेन के अंदर में. यहाँ पे हम लोग इंट एक्स इक्वल टू 100 यहाँ पे पास दे दिए. देन उसके बाद प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू % डी. अभी एक्स की वैल्यू है 100. देन उसके बाद हम लोग ने क्या किया, चेंज को कॉल किया और उसके अंदर x को पास किया. यहाँ पे पास कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ वैल्यू है हमारे पास 100. तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. देन उसके बाद प्रिंट एफ यहाँ पे किया आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू % डी. यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे ही ये कॉल होगा x की वैल्यू क्या होती है. यहाँ इंट नम में भी x की वैल्यू होगी 100. नम की वैल्यू है 100 प्लस 100. बिफोर क्या थी 100 थी. देन उसके बाद 100 और ऐड हो गया, यहाँ पे हो गया 200. यहाँ पे सबसे पहले बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100 आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल टू 100. ठीक है, ये लाइन तक प्रिंट हो गया नम इक्वल टू 100. देन उसके बाद नम प्लस 100 हो गया यहाँ पे. तो नम की वैल्यू थी 100 प्लस 100 मतलब 200. आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल टू 200 मीन्स ये लाइन एग्जीक्यूट होगा आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल टू
100। देन उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट करेगा आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसने वैल्यू चेंज नहीं किया, क्योंकि ये लोकेशन डिफरेंट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कॉपी हो रही है, मीन्स पास हो रही है वैल्यू यहाँ से यहाँ पे, एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पे पास हो रही है। तो वैल्यू एक्चुअल में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग अलग हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा मेमोरी लोकेशन अलग यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारा सी कंपाइलर है वो मेमोरी लोकेशन अलग अलग यूज़ करेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस। इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ना पास करके उस वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है, जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें मिलती है। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड। द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर, जो भी हम लोग पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई हो सकती है, क्योंकि वहाँ मेमोरी लोकेशन जो होता है वो सेम यूज़ होता है। इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो सिमिलर होता है दोनों के लिए, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर दोनों के लिए। ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म ऑन द वैल्यूज स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट उस पर अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू पास करेंगे तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में? कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू पास की जाती है किसी वेरिएबल के थ्रू, और कॉल बाय रेफरेंस में उस वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने पॉइंटर का यूज़ किया। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एड्रेस को होल्ड करता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं int x इक्वल टू 100 प्रिंट एफ बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d। यहाँ पे 100 प्रिंट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने दिया चेंज m%x पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग ने एड्रेस ऑपरेटर लगाया है और x लिखा है, मीन्स एड्रेस ऑफ x। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास ना करके उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। देन उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे void change int पॉइंटर नम। इसका मतलब इस एड्रेस को पास करने के लिए हम लोग को पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ही एड्रेस को होल्ड करके रख सकता है। जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यू को होल्ड करते हैं, जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो एड्रेस को होल्ड करता है। दोनों वेरिएबल में यही डिफरेंस है। देन उसके बाद प्रिंट होगा प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। लाइक यहाँ पे हम लोग आउटपुट के साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं। बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100, x की वैल्यू 100 थी, यहाँ पे x की एड्रेस पास की गई, यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस से हम लोग नंबर तक पहुँच सकते हैं। बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल टू %d। अगर %d हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो नम की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे हमने प्रिंट किया नम इक्वल टू नम प्लस 100, नम प्लस इक्वल टू 100। इसका मतलब होगा नम इक्वल टू नम प्लस 100। यहाँ पे अपडेट हम लोग किसको कर रहे हैं, +100 किस में कर रहे हैं, हम लोग एड्रेस पे अपडेट कर रहे हैं, हम लोग रेफरेंस पे अपडेट कर रहे हैं। मीन्स इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या है, इस x का एड्रेस है, हम लोग डायरेक्ट इस वैल्यू को एक्सेस ना करके एड्रेस से एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम की वैल्यू पहले से 100 है, +100 हो जाएगा इक्वल टू 200 हो गया। प्रिंट एफ यहाँ पे हम लोग कर लिए आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल टू 200। यहाँ पे ऑप्शन आउटपुट हम लोग को मिलेगा।
देन उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 200 हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा, बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num इक्वल टू 100, देन उसके बाद वैल्यू ऐड हो जाएगी जो 100 है, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num इक्वल टू 200, आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 200। तो यहाँ पे जो वैल्यू x है वो मॉडिफाई हो चुकी है। अगर वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में अगर देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है मॉडिफाई नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेमोरी लोकेशन था अलग अलग था। कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी लोकेशन सेम होगा। ये दोनों मेजर डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ है कॉल बाय वैल्यू, दूसरी तरफ है कॉल बाय रेफरेंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ए कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। एक वैल्यू की कॉपी पास की जाती है फंक्शन में, कॉल बाय वैल्यू मेथड में। कॉल बाय रेफरेंस में आते हैं, एन एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ना पास करके यहाँ पे एड्रेस पास किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे जो चेंजेस मेड किए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं फंक्शन के लिए। द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज द चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। कोई भी फॉर्मल पैरामीटर में जो वैल्यू होगी उसको चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो यूज़ किया जा रहा है वो लोकल वेरिएबल है और लोकल वैल्यू है। कॉल बाय रेफरेंस में आता है, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ऑल्सो। द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे हम लोग जो चेंजेस करेंगे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों में किया जाएगा। अगर एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेस हो रहा है या फिर फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस हो रहा है तो एक्चुअल में भी चेंज होगा, फॉर्मल में तो चेंज होगा ही होगा, दोनों में चेंज होगा। थर्ड पॉइंट में आते हैं, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट आता है कॉल बाय रेफरेंस में, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेंगे, दोनों एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आते हैं हम लोग, रिकर्शन इज द प्रोसेस विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए फंक्शन कॉल a copy of itself to work on a smaller problem. Any function which calls itself is called recursive function. अगर कोई भी फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। एंड सच फंक्शन आर called recursive calls. Recursion involves several numbers of recursive calls. However, it is important to impose a termination condition of recursion. Recursion code is shorter than iterative code, however, it is difficult to understand. यहाँ पे जो जैसा लूप काम करता है, लूप बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन रिकर्शन जो होता है लाइक एक स्प्रिंग जैसा काम करता है जो अपने ही अंदर घूमते रहता है। मीन्स अपने ही आपको बार बार कॉल करेगा और हमको कुछ ऐसा टर्मिनेशन कंडीशन वहाँ पे डालना होता है जिससे वो रिकर्शन वहाँ पे रुक जाए। यहाँ पे हम लोग कोई बड़ा कोड नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पे छोटा ही कोड लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग आसानी से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएँ। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, रिकर्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम्स बट इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क। फॉर एग्जाम्पल, रिकर्शन may be applied to sorting, searching and traversal problems. Generally, iterative solutions are more efficient than recursion since function call is always overhead. Any problem that can be solved recursively can also be solved iteratively. However, some problems are best suited to be solved by the recursion. For example, Tower of Hanoi, Fibonacci series, factorial finding, etc.
अगर हम लोग को कोई छोटे कोड को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग वहाँ पे इटरेटिव ना लेके यहाँ पे रिकर्सिव ले लेते हैं। लेकिन जब भी हम लोग फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं वो एक प्रकार का ओवरहेड होता है। तो यहाँ पे इटरेटिव सॉल्यूशन जो होता है वो बेस्ट होता है रिकर्शन से। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग रिकर्शन को बेटर अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने एक फैक्टोरियल फाइंडिंग का प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले एक हम लोग ने फंक्शन बना लिया इंट फैक्ट इंट। यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने इंट n और f यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई एक नंबर एंटर करेंगे जिसमें हम लोग एक नंबर डालेंगे, उसी को फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग n में एक क्या ले लिया, नंबर ले लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने फैक्ट को कॉल किया, जो हमने यहाँ पे बनाया है फैक्ट को कॉल किया, तो कंट्रोल यहाँ पे चले जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा इफ़ जो यहाँ पे आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे n पास की, यहाँ पे भी n ही है, n इक्वल टू 0। अगर मान के चलिए n की वैल्यू हमने 0 डाला है तो वैल्यू रिटर्न करेगा 0। इफ़ एल्स इफ n इक्वल टू 1, अगर हमने n की वैल्यू 1 डाला तो 1 रिटर्न करेगा। एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला यहाँ पे होता है n-1, मीन्स अगर कोई भी है अपने ही आप से मल्टीप्लाई करेगा n-1 टाइम्स। मीन्स अगर मान के चलिए हम लोग ने इनपुट दिया 5 मल्टीप्लाई बाई n-1, 5 मल्टीप्लाई बाई n-1, n क्या था, 5 था, 5-1 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 120। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे खुद को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पे फैक्ट n-1, ये फैक्ट क्या है, फंक्शन कॉल है, और यहाँ पे पास किया है गया है n-1। यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है। ये मान के चलिए 5 के लिए चला, देन उसके बाद यहाँ हो गया 4, अब 4 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद n-1 जो आएगा 4-1 3 हो जाएगा, तो 3 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के चलेगा। तो ये अपने आप को कॉल कर रहा है और 1 माइनस कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिकर्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ को ही हम लोग यहाँ पे रिकर्शन बोलते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू 120। ये हमेशा बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।